ICSI CS Professional December 22 exams are around the corner, and one of the differentiating factor in exam is the way we present what we know and also what we don't know. Hi again. In this video, I am presenting the analysis of my certified copy of Corporate Restructuring, Insolvency, Liquidation and Winding Up, in short CRI. Well, with regard to presentation of an answer, you may have questions like how much to write, how to write, whether in paragraph or points, importance of highlighting the keywords, and how to answer when you don't know the exact answer. So without wasting any time, let's jump into the analysis to find the answers to these questions. So this is my certified copy of corporate restructuring. Attempted all the questions, scored 52 marks out of 100. इसमें जो सबसे पहले मैंने पार्ट करा था वो था पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी जो यहाँ पे पूछा था वो ये था कि व्हाट डज द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट मीन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. 3 मार्क्स के लिए वाला क्वेश्चन था, तो सारे के सारे 3-3 मार्क्स के थे इसमें. इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा कि एज पर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 13 ऑफ द आईबीसी 2016, insolvency resolution process cost means amount of any interim finance raised and the cost incurred in raising such finance. तो गाइडलाइन आंसर्स जो उसको भी करस्पॉन्डिंगली देखते जाते हैं. ये है 5 का सी का आंसर. सो सेक्शन 5 सबसेक्शन 13, insolvency resolution process cost means the amount of any interim finance and the cost incurred in raising such finance. Then the amount of fees to any person acting as a resolution professional, fees payable to any person acting as a resolution professional, amount required by resolution professional to run the business of the corporate debtor as a going concern, any cost incurred by the resolution professional in running the business of the corporate debtor as a going concern, then amount incurred by the resolution professional at the expense of the government in order to facilitate the insolvency resolution process, any cost incurred at the expense of the government to facilitate the insolvency resolution process, and any other cost. यहाँ पर इन्होंने लिखा है any other cost as may be specified by the board. मैंने मेंशन करा such other amount as may be specified, और इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो यहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो दिया आउट ऑफ 3. उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट डी है वो. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी जो है इसमें इन्होंने पूछा था कि इंसॉल्वेंसी कोड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट. अब मैंने पहले भी जो पेपर्स का एनालिसिस डाला उसमें मैंने बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन द राइट सेंस. सो यहाँ पर मैंने जो गलती करी वो ये कि फाइनेंशियल सर्विसेज लिखा था. मैंने इसको इस सेंस में समझा कि दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर, राइट. तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर की बात नहीं कर रहे थे वो इसमें, वो फाइनेंशियल सर्विसेज की ही बात कर रहे थे. इसीलिए यहाँ पे जो आंसर लिखा है इन्होंने, यहाँ पर सेक्शन 227 जो है वो उन्होंने पूरा कोट करा है. लेकिन मैंने जो यहाँ पे आंसर लिखा है उसमें मैंने, क्योंकि उसको एफएसपी माना मैंने, इसीलिए मैंने लिखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इज एप्लीकेबल ऑन कॉर्पोरेट पर्सन्स. ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: कंपनीज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी एज डिफाइंड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008. However, the definition exclusively exclude financial services provider from the definition of corporate persons and hence the given statement is correct. तो क्योंकि मैंने इसको एफएसपी समझा उसके बेसिस पे आंसर लिखा, इसीलिए ये जो आंसर है ये पूरा का पूरा एग्जामिनर ने जो है वो गलत करा और इसके अंदर 0 मार्क्स जो है वो दिया आउट ऑफ 3. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन जो है वो राइट सेंस में अंडरस्टैंड करें, देन उसके अकॉर्डिंग आंसर करें. उसके बाद मैंने अटेम्प्ट करा था क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो, जिसमें डिफरेंस पूछा था बिटवीन टर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. सो इसमें बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा कि फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन. बैंक्रप्सी इज अ डिक्लेरेशन by a court of financially distressed situation. Insolvency is generally used for corporate persons. Bankruptcy is associated with individuals. Insolvency often involves proactive steps for revival and resolution of poor financial position, and bankruptcy takes place after the formal declaration by the concerned authority, and hence no steps are taken for resolving the poor financial position of the concerned person. So ये 3 पॉइंट्स जो है मैंने इसके अंदर लिखे. इंसॉल्वेंसी को ले मतलब जो भी डिफरेंस के पॉइंट है वो 3 पॉइंट्स लिखे. इसमें एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स जो है वो 3 में से दिए. यहाँ पर भी इन्होंने आंसर में इसी तरीके से कुछ कुछ लिखा, बट ये जहाँ पर भी आपको यहाँ पर रॉन्ग दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने नहीं लिखी है. तो स्टार्टिंग का पैराग्राफ जो है वो मैंने मेंशन नहीं करा. फिर ये वाली चीज़ मैंने मेंशन करी है कि इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, बैंक्रप्सी जो है वो एक डिक्लेरेशन की तरह है, तो लीगल स्टेटस जो है वो मिल जाता है पर्सन को.
देन उसके बाद ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो नीचे यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा है, ये सब मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने और जो मैंने वहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वेरिएशन है, बट स्टिल एग्जामिनर ने जो है, क्योंकि पॉइंट्स रेलेवेंट थे एंड एसेंशियली पॉइंट्स डिफरेंस के थे और एक्चुअल में वही डिफरेंस है उन दोनों टर्म्स के बीच में, तो उन्होंने कंसिडर करा है, उसके बेसिस पे 2 मार्क्स जो है वो इसके अंदर दिया आउट ऑफ 3। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है वो अटेम्प्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी है, इसके अंदर इन्होंने पूछा था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 प्रिवेल करेगा सरफासी के ऊपर, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज। अब यहाँ पर मैंने इसका आंसर इस तरीके से करा कि क्योंकि एक स्पेसिफिक केस लॉ जो वो पूछ रहे थे वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने लिखा कि आईबीसी 2016 इज अ स्पेसिफिक कोड मेड टू डील विद रिजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। देन इन केस ऑफ conflict with any other law, IBC 2016 would prevail, and this was reiterated in Innovative Industries case by Supreme Court। तो ये एक मेरे को पता था कि जब भी कन्फ्लिक्ट होता है तो आईबीसी प्रिवेल करेगा। ये किस केस में हेल्ड हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन करा। मेरे को ये नहीं पता था कि सरफासी के ऊपर आईबीसी प्रिवेल करेगा ऐसा भी किसी केस में डिसाइड हुआ है, तो वो केस का नाम मेरे को नहीं आता था। जैसे वो जो केस था वो ये वाला था, कैनरा बैंक वर्सेज श्री चंद्र मौलेश्वर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन ये वाला केस जो है वो नहीं आता था, तो मैंने वो वाला केस जो है वहाँ पर मेंशन कर दिया। देन मैंने मेंशन करा कि अप्लाइंग द रेशियो डेसिडेंटी ऑफ द अबव केस, IBC 2016 would prevail over SARFAESI 2002 even if the case has been instituted under IBC 2016 after making steps after taking steps होना चाहिए, मैंने यहाँ पर मेकिंग लिखा है बट ये गलत है, आफ्टर टेकिंग स्टेप्स अंडर SARFAESI एक्ट 2002 एंड देन आईबीसी विल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो आईबीसी का जो है वो ओवरराइडिंग इफेक्ट आएगा। तो इसमें भी एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स 3 में से जो है दिए हैं, बट ऑब्वियसली एग्जैक्ट केस लॉ जो है वो मैंने मेंशन नहीं करा है। और बाकी अगर आप देखोगे तो आंसर बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि वो बस एग्जैक्ट केस लॉ मेंशन करना था इसके अंदर, उन्होंने वही मेंशन करा और 3-4 लाइन में खत्म कर दिया। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 5 का ई वाला। क्वेश्चन नंबर 5 के ई में इन्होंने बोला था कि ई ऑक्शन दैट इज ऑक्शन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल इज अ फुल प्रूफ मेथड, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन फॉर ऑक्शन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसमें मैंने, क्योंकि इसका भी आंसर मेरे को एक्जैक्टली नहीं आता था, तो मैंने इसमें मेंशन करा कि प्रॉपर नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर ई ऑक्शन, सफिशिएंट टाइम मस्ट बी गिवन टू बिडर्स फॉर सबमिशन ऑफ बिड अमाउंट, proper and transparent procedure must be followed by the IP while bidding, and proper evaluation of the bid must be done by the IP। अब आप देखोगे कि ये जो आंसर्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट बी है या जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ये, इसमें मेरी राइटिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है। वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर एक एक पेज जो है वो छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को ये नहीं आते थे और मैंने इनको लास्ट में अटेम्प्ट करा था। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसका कोई भी पार्ट है जो आपको नहीं आता है, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो, जितना भी आपको लगता है 1 पेज 2 पेज, एंड उसके बाद में जो भी अगला क्वेश्चन आपको आता है उसका जो भी पार्ट आपको आता है वो आप अटेम्प्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दो, जिससे कि एटलीस्ट वो चीज़ जरूर कवर हो जाए जो आपको आती है, वो चीज़ आप जरूर कर पाओ जो आपको आती है। जो आपको नहीं आती वो आप लास्ट में जो 15-20 मिनट्स बचते हैं वहाँ पर जो भी रेलेवेंट आपको उससे उसके बारे में पता है आपको लिख सकते हो। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में इन्होंने बोला था कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द आईबीसी इज नॉट एलिजिबल टू बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर द IBC 2016। डू यू अग्री? गिव एटलीस्ट 5 ग्राउंड्स व्हिच मेक अ पर्सन नॉट एलिजिबल टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर द कोड। तो ये जो है ये रिलेटेड था 29 कैपिटल ए से। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा कि एज पर सेक्शन 29 कैपिटल ए क्लॉज डी, person convicted of an offence punishable with an imprisonment of 2 or more years for offence covered under 12th schedule and 7 or more years for other offences under other acts is not eligible to become a resolution applicant। Hence, person convicted of offence punishable with imprisonment for 5 years under any act specified in 12th schedule is not eligible to be a resolution applicant। तो जो ये पहला पोर्शन उन्होंने बोला था कि डू यू अग्री और नॉट, तो इसको मैंने लिखा कि आई अग्री विद द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी अबव प्रोविजन बेस्ड ऑन सेक्शन 29 कैपिटल ए क्लॉज डी। उसके बाद उन्होंने बोला था कि 5 ग्राउंड्स जो है वो इनएलिजिबिलिटी के बताने हैं। तो इन लाइट ऑफ सेक्शन 29 कैपिटल ए 5 ग्राउंड्स ऑफ इनएलिजिबिलिटी आर एज फॉलोज। मैंने क्योंकि क्लॉज याद था इसीलिए क्लॉज वाइज मेंशन करा। सेक्शन 29 कैपिटल ए क्लॉज ए के अंदर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जो है वो इनएलिजिबल है। देन बी के अंदर अ विलफुल डिफॉल्टर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। देन सी के अंदर अ पर्सन हैविंग एन अकाउंट और अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ सच पर्सन और ऑफ whom he is a promoter classified as NPA। and 29 AH के अंदर a person who gave the guarantee to the creditor whose application under the code has been admitted and on invocation of guarantee the guarantee remains unpaid in whole or in part। and फिर एक और ये वाला मेंशन करा, a person who is disqualified to become a director under the Companies Act 2013। इसके अंदर एग्जामिनर ने जो है वो 3 मार्क्स 5 में से जो है वो दिए। गाइडलाइन आंसर में भी इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years अंडर एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द आईबीसी इज नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड देन फिर उन्होंने सेक्शन 29 ए जो है वो पूरा बताया, उसके उन्होंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए। तो जो भी 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन करे वो 5 पॉइंट है। एक तो ये वाला फर्स्ट वाला अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट
clause A, then B, a willful defaulter, then C, the NPA, point related to NPA, then D is related to the फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि कन्विक्शन वाला, तो ये मैंने पूरा ही वहाँ पे मेंशन करा था. एंड फिर उसके बाद लास्ट वन इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एंड देन H1 हैज एग्जीक्यूटेड अ गारंटी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर अगेंस्ट व्हिच एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन हैज बीन एडमिटेड. तो ये सारे पॉइंट्स मेंशन करे, इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 3 मार्क्स दे दिए 5 में से. उसके बाद 6 का जो ए वाला क्वेश्चन है वो मैंने, ए वाला जो पार्ट है सॉरी, वो मैंने अटेम्प्ट करा. इसमें उन्होंने बस ये पूछा था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन ऑफर्स अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू द प्रोफेशनल मेंबर्स एज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी लॉ. डिस्कस दिस स्टेटमेंट फ्रॉम द व्यू दैट द सक्सेस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी केस डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल अटेंडिंग इट. तो जो क्वालिटीज है प्रोफेशनल की, बस उसके बारे में जो है ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था. यहाँ पर मैंने मेंशन करा सीधे ही कि द प्रोफेशनल शुड पोजेस द फॉलोइंग क्वालिटीज: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, फेयर डीलिंग, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर. And the professional possessing above qualities is a must, as it will ensure concrete, structured and transparent process of insolvency, um, then leading to value maximization of corporate data and its successful revival. So यहाँ पर ये जो है लीडिंग लिखा हुआ है. इसमें इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स दिए हैं 5 में से, बिकॉज इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं आता था कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लिखनी है. तो ये वाला जो आंसर है वो जितना भी मेरे को लगा बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कि ये पॉइंट्स इसमें आने चाहिए, उसके बेसिस पे मैंने इसको लिखा. यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी है. सो एसेंशियली दे ऑल्सो डिस्कस दी क्वालिटीज, बट थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में उन्होंने इसको अच्छे से डिस्कस करा. बट यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी है उसमें से कोई भी चीज़ मेरे आंसर के अंदर नहीं है. सो ऑब्वियसली कंसिडरिंग दैट और थोड़ा सा जो भी मैंने लिखा था उसको ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर ने इसमें जो है वो 2 मार्क्स 5 में से दिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 के सी में उन्होंने बोला था मेजर्स प्रोवाइडेड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर टेकिंग द पोजीशन एंड सीलिंग द सिक्योर्ड असेट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 14 ऑफ सरफासी. यहाँ पे बताना था इसमें, इसको भी थोड़ा सा लेकर के आई वाज नॉट श्योर कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा. तो द सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन डू द फॉलोइंग: कैन सेल द असेट थ्रू ऑक्शन. इफ ऑक्शन इज नॉट सक्सेसफुल, creditor can authorize its officer to purchase the asset, can take over the asset and appoint receiver for such asset. Proper notice is required to be given by the secured creditor before selling the asset of the defaulter, and if defaulter makes the payment, no asset would be sold. तो ये जितने भी पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स जो मेरे को आते थे वो मैंने यहाँ पर लिखे. इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने इसमें 2 मार्क्स जो है वो 5 में से दिए. यहाँ पर ऑब्वियसली पूरा जो सेक्शन 14 है उन्होंने वो एक्सप्लेन करा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, और इसका आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पर पूरा दिया है. सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन करे, बट इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो वहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करे, कंसिडरिंग दैट एग्जामिनर ने इसके अंदर 2 मार्क्स जो है वो दिए. इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी. क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है, इसमें ये पूछा था कि होम बायर्स जो होते हैं दे कैन इनिशिएट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, कमेंट. यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ इतना सही आंसर लिखा है गाइडलाइन आंसर में. सो हार्डली 7 to 8 लाइंस जो है वो इसमें लिखी है उन्होंने. मैंने इसको सबसे पहले लिखा कि द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेट अंडर द कोड स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स थ्रू सेक्शन 58F दैट अमाउंट रेज्ड अंडर द फॉरवर्ड सेल अग्रीमेंट इज अ फाइनेंशियल डेट. Then explanation to the said section provides that allottees under a real estate project who have given advance amount are covered under clause F as it has the commercial effect of borrowing. Then the Supreme Court also reiterated this view in Pioneer Urban Land and Infrastructure Company versus Union of India and others, and arrived at a conclusion that home buyers can initiate CIRP. तो 58F जो है वो भी मेंशन करा कि उसके अंदर क्या लिखा है. फिर उसके बाद में उसमें जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी मेंशन करी, एंड फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था इस केस के अंदर ये भी मेंशन करा और केस का नाम भी मेंशन करा. फिर उसके बाद फर्दर प्रोविजंस हैव बीन मेड बाय एडिंग प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 7 of the code that minimum 100 home buyers under a real estate project or 1/10th of the total home buyers under the same real estate project, whichever is lower, can initiate CIRP under section number 7 of the code. Therefore the given statement is correct. तो लास्ट में जाकर के जो उन्होंने कंक्लूजन पूछा था कि कमेंट करने के लिए बोला था, तो ये कमेंट जो है ये लास्ट में लिखा कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, होम बायर्स इनिशिएट कर सकते हैं CIRP. इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 4 मार्क्स यहाँ पे दिए आउट ऑफ 5. गाइडलाइन आंसर में भी यही चीजें लिखी है. द होम बायर कैन इनिशिएट द CIRP अगेंस्ट द बिल्डर्स और डेवलपर्स एज दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल डेट एज पर द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 58F ऑफ IBC 2016. देन फिर सेक्शन नंबर 7 जो है जिसके अंदर 100 होम बायर्स या 1/10 वाली चीज लिखी है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु आर allottees under a real estate project, an application for initiating CIRP against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees under the same real estate project, or not less than 10% of the total number of such allottees under the same real estate project, whichever is less. और बस इसमें इन्होंने इतना सा ही लिखा है. 2 ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन्होंने पूछा था 5 मार्क्स के लिए. तो अगेन जो आंसर है उसकी लेंथ जो है वो मैटर नहीं करती, टू द पॉइंट अगर आप आंसर लिख रहे हो तो यू विल गेट दी मार्क्स. उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था वो था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी.
क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट सी है इसमें ये पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो दो चीजें पूछी थी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड स्टेट द ऑर्डर्स दैट मे बी पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू द अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। रेफर्स टू द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयरइन टू अ क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर दैट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग सच अ पर्सन इन अ पोजीशन मोर बेनिफिशियल देन ही वुड हैव इन इफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड हैव टेकन प्लेस अंडर सेक्शन नंबर 53 ऑफ द कोड। फॉलोइंग ऑर्डर्स में बी पास्ड बाय, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। फिर उसके बाद सेकंड का आंसर दिया, फॉलोइंग ऑर्डर्स में बी पास्ड बाय डबल ए इन रिलेशन टू अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, रिस्टोरिंग द पोजीशन एंड वेस्टिंग ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी बैक टू कॉर्पोरेट डेटर, रिक्वायर द पर्सन टू पे एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू द कॉर्पोरेट डेटर। एंड बाकी के जो दोनों पॉइंट्स लिखे, या सॉरी जो ये तीनों पॉइंट्स बाकी के लिखे मैंने, ये मैंने मन से लिखे। डिक्लेयर एनी सच ट्रांसफर वॉइड, रिक्वायर द पर्सन टू हुम प्रॉपर्टी वाज फर्दर ट्रांसफर्ड टू रिटर्न इट टू द कॉर्पोरेट डेटर एंड एनी अदर ऑर्डर एज डबल ए मे डीम फिट। इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स इसके अंदर दिए 5 में से। यहाँ पर भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन अलग है जो मैंने वहां पर लिखी है उससे, तो ये सेम नहीं है उसके जैसे। उसके बाद में इन्होंने सेक्शन भी मेंशन करा है, सेक्शन मैंने मेंशन नहीं करा वहां पर। एंड देन ये सारे ऑर्डर्स जो है वो पास हो सकते हैं। इसमें से बस 2 ही ऐसे हैं ऑर्डर्स जो कि मैंने वहां पर मेंशन करे हैं। ऑब्वियसली इन 2 ऑर्डर्स की भी लैंग्वेज जो मैंने लिखी है वहां पे वो अलग है, बट ये 2 ऑर्डर्स हैं जो कहीं ना कहीं मैच होते हैं जो मैंने वहां पर लिखा है उससे। बाकी के जितने भी तीनों पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो मन से लिखे थे, तो यहाँ से लेकर के जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सब जो है ये मैंने नहीं लिखे। उसके बाद जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट डी है इसमें उन्होंने पूछा था कि बाइंडिंग अप जो है और लिक्विडेशन जो होता है उसके बीच में डिफरेंशिएट करना था। यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा आंसर है, लेकिन मैंने जो इसको पॉइंट्स में आंसर करा, मैंने लिखा वाइंडिंग अप इज द फर्स्ट स्टेज, लिक्विडेशन इज द लास्ट स्टेज। वाइंडिंग अप इन्वॉल्व्स सेल ऑफ असेट्स एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज, लिक्विडेशन इन्वॉल्व्स रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा बाय द लिक्विडेटर और इट्स सेल एज अ गोइंग कंसर्न। Winding up may or may not lead to dissolution and company can be revived. Liquidation generally leads to dissolution and resolution is not started again. And winding up can take place on the order of the tribunal. Liquidation takes place when no resolution plan is received or the plan is rejected for not meeting the requirement. Then winding up is a less structured process. Liquidation is a more structured and professional in nature and is managed by the liquidator. And winding up is governed as per provisions of Companies Act 2013, whereas liquidation is governed under IBC 2016. जो वहां पर गाइडलाइन आंसर लिखा है उसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो अलग पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उससे। इसको ही कंसिडर करते हुए एग्जामिनर ने जो इसके अंदर 2 मार्क्स जो है वो दिए आउट ऑफ 5। तो लैंग्वेज भी अलग है जो मैंने यूज करी है, प्लस जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो भी अलग है जो यहाँ पर लिखे हैं उसके कंपैरिजन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है वो मैंने अटेम्प्ट करा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है उसमें उन्होंने बोला था कि स्टेट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ डेटर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस अंडर द आईबीसी 2016। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सेक्शन 80 जो है वो मेंशन करा एंड फिर उसके बाद कंडीशंस जो है वो मेंशन करी। मैंने यहाँ पर सेक्शन 80 मेंशन करा है, बट उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैंने मेंशन नहीं करा। मैंने सीधे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मेंशन करी कि डेट अमाउंट जो है वो 35,000 तक होना चाहिए, एनुअल इनकम जो है वो 60,000 तक होना चाहिए, नॉट अंडरगॉन फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, नॉट ओनिंग अ ड्वेलिंग यूनिट। एंड ये वाला जो पॉइंट है मैंने फिर से मन से लिखा कि एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर नॉट रिजेक्टेड ड्यूरिंग 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द एप्लीकेशन डेट। कंसीडरिंग दिस एग्जामिनर ने जो इसमें 3 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 5 दिए। और यहाँ पर भी यही सारी कंडीशंस है, ग्रॉस एनुअल इनकम वाली कंडीशन, उसके बाद में क्वालिफाइंग डेट जो है वाली कंडीशन, देन ही डज नॉट ओन अ ड्वेलिंग यूनिट एंड देन नो प्रीवियस ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर हैज बीन मेड। तो ये 4 पॉइंट्स तो वही हैं, एक पॉइंट मैंने मन से लिखा है, बाकी के पॉइंट्स जो हैं बी वाला या एफ वाला या डी वाला ये मैंने नहीं लिखे तीनों पॉइंट्स। तो क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन नहीं करे, सारे कंडीशंस मेंशन नहीं करी, इसलिए एग्जामिनर ने इसमें 3 मार्क्स जो है वो दिए। इसके बाद जो मैंने पार्ट स्टार्ट करा वो था पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले मैंने करा क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी जो है वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आया था जिसमें कैलकुलेट करना था कॉस्ट ऑफ मर्जर व्हेन मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय कैश एंड व्हेन मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय स्टॉक। तो दोनों सिचुएशन में जो कॉस्ट ऑफ मर्जर है वो इसमें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा कि व्हेन मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय कैश तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो एज मार्केट प्राइस ऑफ आई लिमिटेड रिफ्लेक्ट्स इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मर्जर वुड बी कैश पेमेंट माइनस मार्केट कैप ऑफ आई लिमिटेड, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मर्जर इज 1 crore 40 lakh माइनस 1 crore 8 lakh, दैट इज 32 lakhs। तो फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर भी इनका आंसर जो है वो 32 lakhs है। उसके बाद में सेकंड वाला केस व्हेन मर्जर इज फाइनेंस्ड बाय स्टॉक, तो यहाँ पे भी एज एक्स लिमिटेड विल गिव 5 lakh शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश, द सेम वुड बी इशूड फॉर मार्केट प्राइस ऑफ ₹30, तो उसको टोटल कंसिडरेशन वुड बी 1 crore 50 lakh एंड कॉस्ट ऑफ मर्जर वुड बी 1 crore 50 lakh माइनस 1 crore 8 lakh, दैट इज 42 lakh। और यहाँ पर भी इनका आंसर जो है वो 42 lakh ही आया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक आगे और कैलकुलेशन दी हुई है जिसमें इन्होंने ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर की बेसिकली ये कैलकुलेशन है, बट क्योंकि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कहीं पर भी उन्होंने पूछा नहीं था तो इसलिए मैंने ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है जो कैलकुलेशन का इन्होंने गाइडलाइन आंसर में दिया है वो नहीं लिखा है। और कंसिडरिंग दिस एग्जामिनर ने क्योंकि इवैल्यूएशन इसी के बेसिस पे करा कि ये वाला पार्ट नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए उसने इसमें 3 मार्क्स जो है वो दिए। बाकी इफ यू विल सी आंसर जो है वो दोनों पार्ट का सही है, बट ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर उन्होंने वहाँ पर पूछा नहीं था स्पेसिफिकली, तो फिर वो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है उसके अंदर ये पूछा था कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर सैंक्शनिंग और अप्रूविंग अ कॉम्बिनेशन क्या-क्या चीज़ें कंसिडर करता है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, कॉम्बिनेशन को अप्रूव करने के पहले क्या-क्या फैक्टर्स वो देखता है। तो ये जो पैराग्राफ स्टार्टिंग का लिखा है ये सब मैंने नहीं लिखा, सीधे मैंने जो फैक्टर्स हैं वही मेंशन करे। यहाँ पर बस मैंने इतना लिखा कि सीसीआई ensures that combination would not cause appreciable adverse impact on competition in India before approving any combination under Section 5 of the Competition Act. The CCI adjusts the combination's effect based on the following factors provided under Section number 20 of the Act. तो सेक्शन मैंने मेंशन करा है, सेक्शन गाइडलाइन आंसर्स में यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं करा उन्होंने। उसके बाद मैंने लिखा जो जो फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाइकली टू हैपन विद कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने लिखे। सबसे पहला पॉइंट ये वाला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड जो पॉइंट मैंने लिखा वो था काउंटरवेलिंग पावर ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, काउंटरवेलिंग पावर, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर इन द मार्केट। देन वर्टिकल इंटीग्रेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन, nature and extent of vertical integration in the market. Then elimination of competition in the relevant market of the proposed combination. So likelihood that the combination would result in removal of a vigorous and effective competition on competitors in the market. Then market share of the parties involved individual and after proposed combination, market share. Then availability of substitutes in the market of the parties to combination, extent to which substitutes are available or likely to be available in the market. Then economic resources of the parties to combination, economic resources वाला जो point है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो मैंने मन से यहाँ पर mention करा है। उसके बाद CCI also examines various other factors on case to case basis, for example customer interest while approving the combination। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मैंने mention करी। considering this examiner ने जो इसमें 2 मार्क्स जो है वो 5 में से दिए। उसके बाद मैंने जो अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जिसमें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर अ स्टार्टअप यूनिट, गिव एनी 5 मेथड्स। इसका आंसर जो है वो मेरे को नहीं आता था, तो जो भी मेरे को मेथड्स पता थी वैल्यूएशन करने की वो यहाँ पर मैंने मेंशन करी। हालांकि यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर अ स्टार्टअप यूनिट, गिव एनी 5 मेथड्स। तो ये यहाँ पर जो मैंने मतलब जो यहाँ गाइडलाइन आंसर में इन्होंने मेंशन करी है मेथड्स, ये इसके अलावा भी मेथड्स जो है वो हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने 9 मेथड्स जो है वो मेंशन करी है, बट इसके अलावा भी मेथड्स हो सकती है स्टार्टअप वैल्यूएशन की। और जो यहाँ पर मैंने मेंशन करी है दीज आर अमंग दोज मेथड्स। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, पी रेशियो, फ्री कैश फ्लो मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बुक मल्टीपल मेथड, ये पांचों जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। इनका एक्सप्लेनेशन मेरे को आता नहीं था, तो वो मैंने जो एक्सप्लेन इनको नहीं करा, सिर्फ लिस्ट डाउन कर दिया। और इस क्वेश्चन को जो है मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करा था। इसमें एग्जामिनर ने जो वो 1 मार्क्स दिया है 5 में से। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने पूछा था कि क्या एक एक्वायरर जो है वो ओपन ऑफर देने के बाद में उसको विड्रॉ कर सकता है क्या, कैन ही डू सो, इफ यस व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच ही कैन डू सो, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्वायरर कैन विड्रॉ द ऑफर बट ओनली इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस। द फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच एक्वायरर कैन विड्रॉ द ओपन ऑफर: एक्वायरर बीइंग अ नेचुरल पर्सन डाइड, the open offer could not receive the statutory approvals as required, and circumstances beyond the control of the acquirer and in the opinion of SEBI merit consideration। तो यहाँ पर जो है कई सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, बट मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी अप्रूवल वाला पॉइंट, देन नेचुरल पर्सन डाइड वाला पॉइंट, एंड देन सर्कमस्टांसेस व्हिच मेरिट विड्रॉल, ये वाला जो पॉइंट है मैंने नहीं लिखा। एंड फिर उसके बाद में इन्होंने ये भी पूछा था कि प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा कि ऑन विड्रॉल एक्वायरर इज रिक्वायर्ड टू गिव इंटीमेशन टू द टारगेट कंपनी बोर्ड एंड स्टॉक एक्सचेंज विदिन 5 वर्किंग डेज, बट ये 5 वर्किंग डेज नहीं है, ये 2 वर्किंग डेज है। जो गाइडलाइन आंसर में यहाँ पर मेंशन करा है उन्होंने कि 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये करना होता है, तो ये जो यहाँ पर मैंने मेंशन करा डेज, ये गलत मेंशन करा। तो कंसिडरिंग ऑल दीज, एग्जामिनर ने जो इसमें 2 मार्क्स दिए 3 में से। उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर मैंने करा वो था 3 का सी। इसमें उन्होंने पूछा था व्हाट आर इक्विटी कार्व आउट्स एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें लिखा कि इक्विटी कार्व आउट्स हैपेंस व्हेन अ पेरेंट एंटिटी ऑफर्स द शेयर्स ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी टू द पब्लिक। द इफेक्ट ऑफ इक्विटी कार्व आउट इज दैट पब्लिक शेयर होल्डर्स गेट्स इन्वॉल्वड इन अ सब्सिडियरी कंपनी। इक्विटी कार्व आउट्स आर डन बाय द पेरेंट एंटिटी व्हेन फंड्स आर नीडेड फॉर सब्सिडियरी कंपनी ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल, इफ द पेरेंट एंटिटी has a wholly owned subsidiary, so parent entity A has a wholly owned subsidiary B and parent entity offers its stake to public, this is known as equity carve out। तो ये पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन करे। इसमें एग्जामिनर ने जो है वो 1 मार्क्स जो है वो दिया है 3 में से। यहाँ पर जो पॉइंट्स मेंशन करें गाइडलाइन आंसर में वो थोड़े से अलग पॉइंट्स हैं। 2 इक्विटी कार्व आउट्स रेफर टू अ परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी बीइंग इशूड टू पब्लिक। तो कांसेप्ट वही है, लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने अलग यूज करी। और ये वाले जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये सब मैंने नहीं लिखा है, इसीलिए क्योंकि एग्जामिनर इसी को देख करके अल्टीमेटली आंसर जो है वो इवैल्यूएट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पर नहीं लिखे, तो कंसिडरिंग दिस एग्जामिनर ने इसमें 1 मार्क्स जो है वो दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी वाला है वो मैंने अटेम्प्ट करा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी वाला है उसके अंदर पूछा था कि ब्रीफली स्टेट द इफेक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल और कंडीशंस एन्यूमरेटेड इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन। अब ये भी स्पेसिफिकली जो है वो मेरे को आता नहीं था आंसर, फिर भी मैंने इसको अटेम्प्ट करा कि फॉलोइंग वुड बी द इफेक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल्स: द स्कीम ऑफ अमलगमेशन वुड नॉट बी इफेक्टिव, द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी वुड नॉट बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, एंड बोथ द पार्टीज वुड रिमेन इन एग्जिस्टेंस एंड देयर वुड बी नो डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एंटिटी। Then further parties can provide for any other consequence that will follow on account of non-receipt of approval in the scheme of amalgamation in its operative part। और इसको इसके इसके अंदर एग्जामिनर ने जो है वो 1 मार्क्स जो है वो दिया है 3 में से, क्योंकि अगेन जो यहाँ पर आंसर लिखा है वो पूरा अलग लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा ये जो है आंसर इन्होंने लिखा है 3 के डी में, बट मेरा आंसर कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं करता जो यहाँ पर लिखा है उससे, इसीलिए
एग्जामिनर ने इसमें 1 मार्क्स जो है वो दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो ई वाला है उसमें उन्होंने टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि डज एनी टैक्स कंसेशंस अक्रू टू अ फॉरेन कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर। इसके अंदर भी यहाँ पर बहुत छोटा सा आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा लिखा है कि यस टैक्स कंसेशंस आर अवेलेबल टू फॉरेन कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर। सेक्शन 47 प्रोवाइड्स दैट वेयर द असेट्स आर ट्रांसफर बाय अ फॉरेन डीमर्ज्ड कंपनी टू अ फॉरेन रिजल्टेंट कंपनी ऑफ एनी इंडियन कंपनी द कैपिटल गेन टैक्स वुड नॉट बी लेविड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 3/4 of value of the shareholders of the demerged company continues to be a shareholder of the resultant company and the tax is not levied on such transfer in the jurisdiction in which demerged company is situated. And then similarly, when foreign demerged company transfer any assets to a foreign resultant company which derives their substantial value from the assets of the Indian company, on satisfying the condition given in 2 above, such transfer would also be exempt from capital gain. And further, when the demerged company transfer assets to a resultant company being an Indian company, the capital gain would be exempt. Therefore, if foreign company on demerger forms resultant company being an Indian company, it will enjoy the benefit of section number 47. तो ये कई सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर मेंशन करे और इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने इसमें जो है 3 मार्क्स जो है वो दिए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा वो था 3 का बी वाला। 3 के बी में इन्होंने पूछा था कि पीसीएस को लेकर के, सो ब्रीफली इन्यूमरेट द स्कोप ऑफ सर्विसेज फॉर पीसीएस अंडर एनसीएलटी एंड एनसीएलटी रेजाइन। यहाँ पर मैंने मेंशन करा स्कोप ऑफ सर्विसेज इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, प्रिपरेशन ऑफ प्लेन टू बी सबमिटेड बिफोर एनसीएलटी, हैंडलिंग ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज बिफोर एनसीएलटी, बिकम अ मेंबर ऑफ एनसीएलटी एंड नेसेसरी फॉर्म्स एंड डिक्लेरेशंस कैन आल्सो बी मेड बाय पीसीएस। इसमें एग्जामिनर ने जो है वो 1 मार्क्स दिया आउट ऑफ 3। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने मेंशन करा है वो अलग है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन करा कि इंक्रीज स्कोप में आता है मर्जर, अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज, रिवाइवल ऑफ कंपनीज, वाइंडिंग अप, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी केसेस। तो इन्होंने इस तरीके से ब्रॉड कैटेगरी वाइज या ब्रॉड टॉपिक वाइज जो है मेंशन करा इसको। मैंने एक्चुअली मेंशन करा कि पीसीएस क्या करेगा, तो रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज दे सकता है, एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता है। तो अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन वाला जो पॉइंट मैंने बोला है कि किस तरीके से उन्होंने पूछा है, किस तरीके से मैंने उसको समझा एंड फिर उसके अकॉर्डिंग लिखा, तो वो एक चीज़ है। इसी के बेसिस पे एग्जामिनर ने जो इसमें 1 मार्क्स दिया है। उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट करा वो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए में उन्होंने जो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग होती है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा था। वन ऑफ द वेज ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज थ्रू मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सप्लेन विद सम रीसेंट कॉर्पोरेट एग्जांपल्स एज टू हाउ दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इज अंडरटेकन। यहाँ पर मैंने लिखा कि मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग रेफर्स टू अ मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन डेमोग्राफी एंड कोर बिजनेस competencies. By restructuring the market, company gets a considered understanding of its customers type and their needs in order to serve them better. It helps the company to put focused efforts on its market base and is aimed to improve market share, customer retention and acquisition of new customer. Then TCS undertook such restructuring in order to, ये जो वो corporate example की बात कर रहे थे, TCS undertook such restructuring in order to serve its clientele better in terms of various types of software services. It is undertaken when company serves various markets across industry. तो ये 5 पॉइंट्स जो इसके अंदर मैंने मेंशन करे, इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने 3 मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिए हैं आउट ऑफ 5। यहाँ पर भी उन्होंने कई सारी चीज़ें मेंशन करी है, बट अगेन जो यहाँ उन्होंने मेंशन करा है और जो मैंने वहाँ पर मेंशन करा है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। बस एक चीज़ जो मैच करती है वो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का जो एग्जांपल मैंने वहाँ पर कोट करा वो मैच करता है और उसी के बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 3 मार्क्स वहाँ पर दिए हैं कि जो, क्योंकि लैंग्वेज ऑब्वियसली अलग है जो मैंने यहाँ पर लिखी है और पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं लिखे हैं जितना कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी है वो मैंने आंसर करा। इसमें उन्होंने पूछा था कि अ कंपनी में मर्ज विद अ फॉरेन कंपनी ओनली इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी ऑफ द jurisdictions स्पेसिफाइड अंडर रूल 25 कैपिटल ए ऑफ द कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट्स एंड अमलगमेशन रूल्स 2016 स्पेसिफाई दीज jurisdictions। तो सिर्फ jurisdiction जो है वो उसमें बताने थे। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले 25 ए की मेंशन करी है, फिर उसके बाद में उन्होंने जो है jurisdictions स्पेसिफाई करें, बट क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला था कि आप सिर्फ jurisdictions स्पेसिफाई करो, तो मैंने डायरेक्टली jurisdictions जो है वो स्पेसिफाई करी कि द jurisdictions आर FATF compliant country and not identified as having deficiencies in combating anti money laundering in FATF's public statement, signatory to ISCO's multilateral memorandum of understanding, regulator of which is a signatory to SEBI's bilateral memorandum of understanding, or any other as may be specified by CG in consultation with RBI। तो ये जो jurisdictions है वो डायरेक्टली मैंने मेंशन करे, जो भी 25 कैपिटल है वो रूल है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। इसके बेसिस पे एग्जामिनर ने जो है वो 2 मार्क्स इसके अंदर दिए हैं 5 में से। यहाँ पर भी वही लिखा है सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सिग्नेटरी टू स्कोस MMOU और सिग्नेटरी टू बायलैटरल MMOU विद सेबी हुज सेंट्रल बैंक इज अ मेंबर। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है वो मैंने मेंशन नहीं करा। जुरिसडिक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट भी आना था, बट ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन नहीं करा। एंड देन FATF वाला जो पॉइंट है वो मैंने मेंशन करा कि जुरिसडिक्शन हैविंग स्ट्रेटेजिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म डेफिशिएंसीज टू व्हिच काउंटर मेजर्स अप्लाई, और jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies। तो ऊपर यहाँ पर वो पब्लिक स्टेटमेंट वाली बात लिखी है कि jurisdiction which is not identified in the public statement of FATF एस। तो ये वाला एक पॉइंट यहाँ पर नहीं था, और ये भी जो थर्ड वाला पॉइंट है जो मैंने मेंशन करा है ये एग्जैक्ट वो नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों को कंसिडर करके, और ये स्टार्टिंग का जो रूल 25 कैपिटल ए के बारे में थोड़ा लिखना था वो भी मैंने लिखा। तो कंसिडरिंग ऑल दिस एग्जामिनर ने इसमें 2 मार्क्स जो है दिए आउट ऑफ 5।
उसके बाद फर्स्ट का जो सी है, फर्स्ट के सी में स्लम सेल को लेकर के पूछा था कि प्रॉफिट ऑन स्लम सेल इज अ कैपिटल रिसिप्ट, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट द स्टेटमेंट थ्रू डिसाइडेड केस लॉज। तो इसमें केस लॉज वगैरह मेरे को इतने आते नहीं थे, बट फिर भी इसको मैंने अटेम्प्ट करा कि स्लम सेल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बताया तो रेफर्स टू अ ट्रांजैक्शन वेयर द प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यूज बीइंग असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज। देन मैंने ये सेक्शन यहाँ पर मेंशन करा सेक्शन 51 कैपिटल बी, बट ये सेक्शन जो है वो मैंने गलत मेंशन करा, ये सेक्शन नहीं है स्लम सेल का, तो यहाँ पर एक ये गलती हुई है। प्रोवाइड्स दैट स्लम सेल प्रॉफिट वुड बी टैक्सेबल एज अ कैपिटल गेन। द सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर हाई कोर्ट्स हेल्ड इन अ नंबर ऑफ केसेस इसलिए मेंशन करा बिकॉज केस का नाम नहीं आता था। That profit arising on account of slum sale is a capital receipt, and this is so even if stock is transferred under the sale. The reason is that entire undertaking is transferred in slum sale, which is substantially in the nature of capital asset. Then the slum sale profit is determined considering the net worth of the transferred entity and depending on the time for which undertaking was in existence. LTCG और STCG is levied. इसके अंदर दो मैंने सेक्शन गलत लिखा था, दो मैंने केस क्लॉज नहीं लिखे थे, फिर भी एग्जामिनर ने इसमें जो है वो 4 मार्क्स दिए 5 में से। तो अब इसका रीज़न क्या है वो मेरे को भी नहीं पता कि एग्जामिनर ने ऐसा क्यों करा, बट यहाँ पर उसने जो है 4 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो डी है वो मैंने अटेम्प्ट करा। इसमें उन्होंने पूछा था कि डिस्क्राइब एटलीस्ट 10 सच सेक्शंस अंडर विच एनसीएलटी हैज एडजुडिकेशन पावर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसमें एडजुडिकेशन पावर एनसीएलटी के पास होती है। सो मैंने मेंशन करा सेक्शन नंबर 230 ऑफ द सैड एक्ट इन रिलेशन टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, देन सेक्शन नंबर 232 ऑफ द सैड एक्ट इन रिलेशन टू कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग मर्जर अमलगमेशन डीमर्जर, देन 233 ऑफ द सैड एक्ट इन रिलेशन टू फास्ट ट्रैक मर्जर व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट गिव अप्रूवल टू सच मर्जर, देन 241, 245, 66, section 234. Then under matters of investigation of companies, under matter related to rectification of register, under matter related to refusal of transfer or transmission by company। तो इस पे भी एग्जामिनर ने जो है वो 4 मार्क्स दिया आउट ऑफ 5। और यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है। सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली मैंने नहीं लिखे यहाँ पर, तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स लिखे वो ये थे 58, 59 जिसमें वो रिफ्यूजल और ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज की बात, और इसी में वो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर वाली बात भी लिखी हुई है। फिर उसके बाद जो वाला पॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेशन वाला जो पॉइंट मैंने मेंशन करा था, देन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का, मर्जर अमलगमेशन का पॉइंट, देन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पॉइंट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन करे थे, बाकी और भी कई सारी चीजें इसके अंदर उन्होंने मेंशन करी। 66 यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा रिडक्शन ऑफ कैपिटल का, बट मैंने वहाँ पर मेंशन करा हुआ है। तो कंसिडरिंग दिस एग्जामिनर ने इसमें जो है वो 4 मार्क्स दिया आउट ऑफ 5। अब इस पेपर में भी दी अप्रोच विल रिमेन द सेम, लैंग्वेज जो आपको यूज़ करनी है वो आपको ऑन टू द पॉइंट रखना है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना है। ऑल्सो जो मैंने गलतियां करी है आपको बस वो चीज़ें जो है इसमें ध्यान में रखनी है कि वो वाली गलती जो है वो आप ना करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन जो भी पूछा उसको आप सही सेंस में अंडरस्टैंड करो, जिससे कि जो रेलेवेंट आंसर है, जो आंसर हमको लिखना चाहिए वो आप लिख करके आ सको। So this was the complete analysis of my certified copy of CRI. I hope you have got answers to various questions when it comes to presentation of answers in this particular paper. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.